विभाजन के कारणों को अब अच्छी तरह हम समझ गए हैं, उसकी पृष्ठभूमि समझ गए हैं और कैसे कारक और कारण का घटनाक्रम चलता है जो अंत में विभाजन का रूप लेता है, इसे भी अब हम समझ गए हैं। 1971 का चुनाव आता है और उस समय कांग्रेस की पुनर्स्थापना होती है। विभाजन जब हुआ तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि वैसे ही कांग्रेस को लोकसभा में और विधानसभाओं में काफ़ी पराजय झेलनी पड़ी थी। यद्यपि वह केंद्र में अपनी बहुमत की सरकार बना सकी, लेकिन निश्चित रूप से उसकी सीटों की संख्या में काफ़ी ह्रास गिरावट आया था, उसकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी गिरावट आई थी और ऊपर से गैर कांग्रेसवाद और कांग्रेस के विरोध की लहर, जिसने कांग्रेस की एक तरीके से कमर तोड़ दी। और ये सब घटनाक्रम चलते चलते अंततः फिर विभाजन होता है, जो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा था, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। अब कांग्रेस के सामने ये संकट पैदा हो गया कि इस तरीके से यदि गैर कांग्रेसवाद बढ़ते रहा, इस तरीके से यदि क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होते रहा और विकास होते रहा, तो एक दिन कांग्रेस संभवतः एक छोटी पार्टी बन के रह जाएगी। इस शंका में आगे क्या होता है, इसको जानने के लिए अब हम चलते हैं अगले बिंदु पर, और वह है 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। कांग्रेस जैसे टूटती है, विभाजन होता है, तो सरकार अल्पमत में आ जाती है। अल्पमत मतलब उसे 520 में से आधी सीट भी अब उसके पास नहीं रहती। तो ये अल्पमत में आना मतलब सरकार का गिरना, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्पमत में आने के बाद भी डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके साथ कुछ अन्य दल मुद्दों के आधार पर इंदिरा गांधी को समर्थन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुद्दों के आधार पर पृष्ठभूमि में, पर्दे के पीछे जो भी घटनाक्रम हुआ होगा, कम से कम जनता के सामने ऐसा बताया गया कि डीएमके और ये अन्य दल अब कांग्रेस का समर्थन करेंगे, लेकिन मुद्दों के आधार पे, यानी उसके गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, पर सरकार के उन मुद्दों पर सहमति जाहिर करेंगे जिन पर उनके विचार मिलते हों, और लोकसभा के अंदर सरकार का समर्थन भी करेंगे मुद्दों के आधार पे। परिणाम क्या होता है कि बहुमत में न रहने के बावजूद भी, गठबंधन न रहने के बावजूद भी, इस तरीके से कांग्रेस की सरकार सत्ता में बनी रहती है। इस पूरे अरसे के दौरान कांग्रेस ने बड़े सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। तो कांग्रेस की पुनर्स्थापना की यदि हम बात करें, तो उसमें पहला प्रयास होता है कांग्रेस द्वारा सत्ता में अपने को बनाए रखने को सुनिश्चित करना, जो उसने कर दिया। क्योंकि यदि सत्ता में रहेंगे तो ये संभावना, पुनर्स्थापना की संभावना, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहला प्रयास कुछ हद तक सफल रहा सत्ता में बने रहने का। दूसरा, उसने समाजवादी रंग लेना प्रारंभ किया। कांग्रेस ने अपने को एक समाजवादी कलेवर देने की कोशिश की, और उस समाजवादी कलेवर को देने की कोशिश में उसने क्या क्या प्रयास किए, तो उनकी बात करें तो पहला, भूमि सुधार। भूमि सुधार का जो कानून था, उसको लागू करने का बड़ा अभियान चलाया गया, उसको क्रियान्वित करने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें भू परिसीमन और कुछ अन्य कानून भी बनाए गए। तो पहला कदम समाजवादी छवि को अपने बढ़ाने के लिए वह था भूमि सुधार के तत्कालीन कानूनों को क्रियान्वित करना। उसके बाद तीसरा कदम जो उठाती हैं
समाजवाद छवि के बाद तीसरा कदम वो था कि अपने को इन क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भरता से बचने का प्रयास करना। कैसे हम इतना बहुमत जुटा लें कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनके समर्थन की ज़रूरत ना पड़े, इनके लाठी की ज़रूरत ना पड़े, लाठी का सपोर्ट, इनके सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े और अपने स्वयं तय हम सरकार चला सकें। सरकार कांग्रेस ने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया और साथ में ऐसा करते हुए पार्टी को मजबूत करने का प्रयास और अपने कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास और जनता से उसकी सहमति लेने का प्रयास। अर्थात हम बात कर रहे हैं अब कांग्रेस ने चुनाव कराने का मन बना लिया और ऐसा चुनाव जो लोकसभा के द्वारा अपना कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही करा दिया जाए, वह चुनाव कहलाता है मध्यावधि चुनाव। अवधि पूर्ण होने के पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया जाए और नए चुनाव की घोषणा की जाए तो वह मध्यावधि चुनाव कहलाता है। तो इंदिरा गांधी ने चौथा जो महत्वपूर्ण कदम उठाया अपने को पुनर्स्थापित करने के लिए, वह था मध्यावधि चुनाव की घोषणा। और इसके पीछे क्या कारण थे? पहला कारण था दूसरे क्षेत्रीय दलों पर निर्भरता से हटना, उन पर जो निर्भरता थी उसे समाप्त करना। दूसरा कारण पार्टी की स्थिति को और मजबूत करना, लोकसभा के अंदर खासकर जनता के सामने। और तीसरा कारण कि जो भी उसके कार्यक्रम हैं उस कार्यक्रमों के आधार पर जनता का समर्थन मांगना, और यदि जनता उन्हें वोट देती है इसका मतलब जनता का समर्थन मिल गया। तो तीसरा कारण एक तरीके से हम कह सकते हैं जनादेश लेना, अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करना। और इसकी गरज से इस हेतु इंदिरा सरकार ने 1970 के दिसंबर महीने में लोकसभा भंग कर दी। यदि मैं और सही बोलूं तो 1970 दिसंबर में सरकार ने लोकसभा भंग नहीं की, बल्कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के नाते राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने का अनुरोध किया। और इंदिरा गांधी स्वयं ऐसा नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी की कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास किया कि राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की जाए और ऐसी सिफारिश कर दी गई। ये भी एक बहुत बड़ा कदम था और बहुत साहसिक कदम था, क्योंकि ये एक जुआ था। अभी 2 साल पहले चुनाव जीते थे 1969 में और 3 साल बाकी था। कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए 2 तरीके थे। एक, या तो बचे हुए 3 साल में प्रयास करना कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने का, और या ऐसा सोचते हुए कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, समय को भुनाना और चुनाव घोषित कर देना। इंदिरा गांधी ने दूसरा जो ऑप्शन था उसको उन्होंने प्राथमिकता दी और भंग करने की सरकार ने सिफारिश कर दी। भंग होती है लोकसभा और चुनाव होते हैं। ये जैसा मैंने पहले कहा एक बहुत साहसिक कदम। साहसिक क्यों, इसके बारे में बता चुका हूँ। बड़ा बोल्ड डिसीजन था क्योंकि इसमें खतरा भी था, कहीं हमको बहुमत नहीं मिला, कहीं हमारी सीटें और कम हो गई तो क्या होगा। आधे से भी कम संख्या यदि हमारी हो गई तो क्या होगा। अल्पमत में तो थे, लेकिन कम से कम अभी डीएमके और 1-2 और अन्य दलों का सपोर्ट तो था। खतरा ये था कि यदि हमें उतना भी नहीं मिला तो क्या होगा। इसलिए ये बड़ा साहसिक कदम था और आश्चर्यजनक इसलिए क्योंकि अचानक कांग्रेस के द्वारा ऐसी विषम स्थितियों में इतना बोल्ड डिसीजन लेना लोगों को आश्चर्य कर गया। लोकसभा के 5वें आम चुनाव होते हैं फरवरी 1971 में। कब होते हैं? फरवरी 1971, लोकसभा का 5वां आम चुनाव।
जैसा मैंने बताया, जिस लोकसभा का काल पूर्ण नहीं हो पाता और उससे पहले चुनाव हो जाता है उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। और इसलिए 1967 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, 1967 में 5 वर्ष जोड़ने से 1972 में चुनाव होने चाहिए थे, परंतु वीवी गिरि ने, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी की सिफारिश पर 27 दिसंबर 1970 को अवधि समाप्त होने के 1 वर्ष पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया। आप ये याद रखेंगे घटनाक्रम। लोकसभा को 1 वर्ष पूर्व ही 1972 में जो चुनाव होने थे अब 1971 में होंगे, उन्होंने उसे भंग कर दिया। 1971 के लोकसभा चुनाव को इसीलिए मध्यावधि चुनाव कहते हैं। डॉक्टर सईद, जो चुनाव की बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, विवेचना करते हैं, उन्होंने लिखा है कि 1971 का जो चुनाव था, चुनाव प्रणाली के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। चुनाव प्रणाली के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। इस चुनाव में कांग्रेस संगठन ने, जिसमें कांग्रेस के नेता शामिल थे, अपने विभाजित अंग इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़ा। मैंने बताया कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस न्यू कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस। अब यहाँ कांग्रेस के बीच में टकराव हो गया। दोनों के दलों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और जहाँ तक संगठन कांग्रेस का सवाल है, संगठन कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य था कि विरोधी दलों के साथ मिलकर किसी तरह इंदिरा कांग्रेस को उखाड़ फेंकना, इंदिरा कांग्रेस को पराजित करना। इसीलिए इंदिरा शत्रुता ने विरोधी दलों को चुनाव संधि के लिए प्रोत्साहित किया और राजनीति में पहली बार एक राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि विरोधी विचारधारा वाले दल एकत्रित होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। अभी तक जो गठबंधन की बात मैंने की है वो क्षेत्रीय स्तर पर हुए। राजस्थान में या पंजाब में या उड़ीसा में या दक्षिण में, तमिलनाडु आदि में क्षेत्रीय स्तर पे थे। लेकिन इस बार अब हम देखते हैं कि गैर कांग्रेसवाद का बढ़ता प्रभाव इस रूप में बड़ा विकराल हो जाता है कि कांग्रेस का ही एक घटक, जिसे हम संगठन कांग्रेस कहते हैं, वह विरोधी दलों को एक मंच में लाने का प्रयास करता है और एक राष्ट्रीय मंच बनता है। और उसका लक्ष्य केवल ये होता है इंदिरा शत्रुता, इंदिरा का खुला विरोध। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि इंदिरा गांधी कांग्रेस को किसी तरह हटा देना। और राजनीति में पहली बार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विचारधारा वाले लोग एकत्रित होते हैं, जिसमें कांग्रेस संगठन है, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और क्रांति दल। ये जो पार्टियों के जो मैंने नाम लिए, इनकी यदि आप सीटों की संख्या देखेंगे पिछले चुनाव में, तो आप पाएंगे कि इन दलों की स्थिति कोई विशेष अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये दल अपना वजूद रखते थे, क्योंकि इन्हें जनता के वोटों का प्रतिशत, जनता के मतों का प्रतिशत कम मिला था, इसलिए इनकी सीटें कम थी। अन्यथा इनकी उपस्थिति अब देश के विभिन्न क्षेत्रों में महसूस की जाने लगी थी। इस प्रकार इस तरह के जो दल हैं वो सब इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर पहली बार एक राष्ट्रीय गठबंधन का रूप लेते हैं। मैंने कहा क्षेत्रीय गठबंधन, अब पहली बार हम देखते हैं 1971 के चुनाव में राष्ट्रीय गठबंधन। और ये गठबंधन का एक ही उद्देश्य इंदिरा कांग्रेस को पछाड़ना। इस गठबंधन का नाम महागठबंधन इन्होंने रखा, इन दलों ने, जिसे अंग्रेजी में हम कह सकते हैं ग्रैंड अलायंस। आज जो हम यूपीए या एनडीए की बात करते हैं, जिसकी मैंने चर्चा की है, इसकी संभवतः शुरुआत पहली बार एक राष्ट्रीय अलायंस के रूप में, एक राष्ट्रीय गठबंधन के रूप में हम 1971 में देखते हैं। जनवरी 71 में कांग्रेस संगठन ने प्रस्ताव पारित किया और उसके बाद जनसंघ,
एसएसपी, स्वतंत्र पार्टी, इन्होंने एक वैकल्पिक सरकार बनाने के उद्देश्य से एक समझौता किया, चुनावी समझौता। इंदिरा गुट लोकसभा में अल्पमत में, और उसकी सरकार यद्यपि मुस्लिम लीग, डीएमके, पीएमसी के समर्थन से चल रही थी, लेकिन इंदिरा कांग्रेस किसी राजनीतिक दल के साथ राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं, यानी अपने बल पर ही चुनाव लड़ने के लिए की जिद पर थी। जहां कांग्रेस ओ ने विरोधी दलों को इकट्ठा करके एक महागठबंधन बना लिया, इंदिरा कांग्रेस या इंदिरा गांधी इस पक्ष में नहीं थी कि वो उन पार्टियों के साथ किसी तरह का राष्ट्रीय स्तर पे समझौता करें जो पार्टियां उन्हें अभी तक समर्थन देते आई हैं, जिसमें मुस्लिम लीग भी था, जिसमें कुछ डीएमके आदि पार्टियां भी थी। वे स्वतंत्र अपने तय चुनाव लड़ना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के लिए मध्यावधि चुनाव इसीलिए करवाए कि उसे किसी अन्य दल के समर्थन के बूते पर सरकार चलाने की जो विवशता है वह न रहे, उससे बचे। परिणाम यह हुआ कि लगभग सारे विरोधी दल कांग्रेस के खिलाफ, लगभग जो दल अभी तक कांग्रेस या इंदिरा कांग्रेस के पक्ष में भी थोड़ा बहुत खड़े होने की इच्छा रखते थे, जब उन्होंने देखा कि इंदिरा कांग्रेस उनको किसी भी तरह से उनके साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, तो इनमें से बहुत से दल विरोधी खेमे में चले जाते हैं और पूरा कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस बनाम पूरा विरोधी दलों का गठबंधन मैदान में आ जाता है। 1971 के चुनाव में लोकसभा के 518 स्थानों में चुनाव होता है, 2784 उम्मीदवार आते हैं, लेकिन किसी भी दल के सामने, किसी भी दल ने सभी स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ा। इंदिरा कांग्रेस ने भी नहीं लड़ा। इंदिरा कांग्रेस ने केवल 442 सीटों पर चुनाव लड़ा। 518 में से इंदिरा कांग्रेस ने 442 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और कुछ स्थान पर उसने एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, ताकि वो उसके उम्मीदवारी, उसकी गैर उपस्थिति का फायदा डीएमके जैसी पार्टियों को मिल जाए जो अभी तक उसे समर्थन देते आए हैं। इंदिरा कांग्रेस ने डीएमके के विरुद्ध कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। व्यावहारिक रूप से इंदिरा कांग्रेस, मुस्लिम लीग, डीएमके और साम्यवादी दल के बीच एक हम समझौता मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में राष्ट्रीय स्तर पे कोई समझौते की यहाँ पे कोई ऐसी कांग्रेस ने ज़रूरत नहीं पड़ी समझी। डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 450 उम्मीदवार खड़े किए, जिसे ग्रैंड अलायंस कहते हैं। 450 उम्मीदवार खड़े किए। संयुक्त मोर्चा ज़्यादा सुदृढ़ न रह सका, क्योंकि 80 निर्वाचन क्षेत्रों में संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित दलों के उम्मीदवारों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ लिया। इस चुनाव में जिसमें कांग्रेस एक तरफ अकेले खड़ी है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, विरोधी दलों ने जो अभियान चलाया उसका मुख्य नारा था इंदिरा हटाओ, अर्थात एक सूत्री कार्यक्रम के आधार पे ये ग्रैंड अलायंस जो है वह सत्ता में आना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि हमारी जो मुख्य टक्कर है वह कांग्रेस से नहीं, इंदिरा से है, इंदिरा की नीतियों से है, इंदिरा के तथाकथित ऐसे व्यवहार से है जो कांग्रेस ओ के लोगों को नागवार गुजरती थी। तो इस प्रकार इंदिरा हटाओ के नारे से संकेत मिलता था कि विरोधी दल नीतियों या सिद्धांतों के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत वैमनस्य के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है कि लोकतंत्र में, सच्चे लोकतंत्र में चुनाव कार्यक्रमों के आधार पर होते हैं, दलों के विचारों के आधार पर होते हैं,
ये ऐसा चुनाव देखा गया जहां पर केवल एक व्यक्ति के साथ अपनी वैमनस्यता का उद्देश्य रखते हुए एक महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। व्यक्तिगत विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक है, पर उसको इस हद तक भिन्नता को इस हद तक उसकी पैठ हो जाना कि चुनावी मुद्दा ही इंदिरा को हटाने का बन जाए, ये पहला एक उदाहरण देखा जाता है। कांग्रेस संगठन में अविभाजित कांग्रेस के अधिकांश नेता थे, जिसके कारण ये स्थानीय राजनीति और स्थानीय नेताओं में प्रभावशील थे, जबकि दूसरी ओर इंदिरा कांग्रेस में अपेक्षाकृत हम देखेंगे युवा तुर्क के लोग थे, कम अनुभवी लोग थे, यंग लोग थे और उनकी संख्या भी कम थी। तो उस हद तक कांग्रेस ओ को फायदा था, कांग्रेस ओ लाभ में थी। पहला लाभ कांग्रेस ओ को था, सारे विरोधी दल उसके पक्ष में। दूसरा लाभ उसको ये था कि इंदिरा को लेकर वो चुनाव लड़ रही थी केवल एक मुद्दे पर, इंदिरा हटाओ, क्योंकि उसकी समझ थी कि पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ ज़्यादा लहर है। और तीसरा लाभ जो कांग्रेस ओ को लग रहा था, मिल रहा है, वो ये कि उसके पास परंपरागत उसके जो पुराना नेतृत्व जो था, उसके पास जो पुराने नेता थे, ये अनुभवी थे, ये स्थानीय नेताओं से जुड़े हुए लोग थे, ये जमीन से जुड़े हुए लोग थे और बहुत पुराने थे। तो उसके सामने जो कांग्रेस इंदिरा गांधी की थी, उसके नेता तुलनात्मक दृष्टि से यंग, गैर अनुभवी आदि आदि थे। तो ऐसा माना जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ओ को इन 3-4 कारणों से फ़ायदा मिलेगा चुनाव में। उसके बाद भी बहुमत इंदिरा को मिलता है और सरकार इंदिरा की बनती है। इस प्रकार जो घटनाक्रम 1966 से शुरू होता है, सिंडिकेट के पतन का, या कांग्रेस के उस धड़ के पतन का जो इंदिरा के खिलाफ थी, वो यहाँ पर आकर लगभग उनका पतन जो है वो पूरी तरह वह पूर्ण हो जाता है। अब जब इंदिरा सरकार बनती है, इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार बनाती है, तो कांग्रेस ओ का अस्तित्व ही एक तरीके से समाप्त हो जाता है। वो सरकार बनाती है।